नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम फिजिक्स में अपने इस भाग को आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि गोली दर्पण क्या होते हैं या वह उनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उनकी फोकस क्या होती है, उनकी फोकस दूरी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं क्या कि गोली दर्पणों पर किस प्रकार से हमारा जो है क्या बनता है, जो हमारे इमेज फॉर्मेशन होते हैं या हमारी जो चित्र बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, आभासी होता है, बड़ा होता है या वास्तविक होता है, किस तरह के चित्र बनते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ें समझते हैं क्या, दो चीज़ें जो हमें अभी आगे जिनके बारे में पढ़ना है उनके बारे में समझते हैं कि आपके जो इमेज होते हैं, सॉरी इमेज को हम क्या कहते हैं, चित्र भी कहते हैं। तो चित्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, चित्र आपके दो प्रकार के होते हैं, या प्रतिबिंब जिनको हम कहते हैं वास्तविक, अरे क्या होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, एक होगा आपका आभासी प्रतिबिंब, एक होगा वास्तविक और दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर उघाड़ सके या पर्दे पर हम ला सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसका हमें आभास हो। ठीक है, जिसका हमें आभास हो उसको हम पर्दे पर निरूपण नहीं कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब का क्या करते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दर्शा सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम पर्दे पर दर्शा नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा बनेगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ये चीज़ों को हम ध्यान रखें। अब चलिए पढ़ते हैं क्या, जो हमारा भैया छूटा था कि जो हमारे गोली दर्पण हैं उनमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार बनते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, या जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं अवतल लेंस, क्या सॉरी अवतल दर्पण, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार बनता है ये समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, या जिसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और फोकस पर बनेगा यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति की हम बात करें, किसकी, प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा है, सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा, यह होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होगा, यह होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक। और कैसा होगा, बिंदु के समान होगा। कैसा होगा आपका, बिंदु के समान होगा। कैसा होगा, बिंदु के समान होगा। कहाँ होगा, यह होगा फोकस पर। कहाँ होगा, फोकस पर। ठीक है, जब हम वस्तु को किसमें, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण पे हम जब प्रतिबिंब बनाते हो तो वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और वह किसके समान होता है, बिंदु के समान होता है। और वह कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं, अब हम वस्तु को क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर लेकर आएंगे। मुख्य अक्ष पर लेकर आएंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, ये जो आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से हम बाहर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे, लेकिन कहाँ पर रखेंगे, मुख्य अक्ष पर। ये देखिए रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा, इसके द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा, ये किरण गई, ठीक है, क्या हुई, टकराकर फोकस से वापस आई। हमने आपको पीछे पढ़ाया था क्या होता है कि जब कोई किरण समानांतर मुख्य अक्ष के जाए तो वह किससे लौटेगी, फोकस से परावर्तित होकर लौटेगी। लेकिन जब वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या होगी, उसी माध्यम से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक किरण गई, फोकस से वापस आई, लेकिन दूसरी को जब हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में। और यह प्रतिबिंब देख पा रहे हैं आप, यह ऊपर की तरफ है और यह कैसे है, नीचे की तरफ है, यानी जस्ट उसका उल्टा है। लेकिन यह कैसा होगा, जब हमने बताया उल्टा दिख गया तो यह कैसा है, वास्तविक। ठीक है, कैसा दिख गया, वास्तविक। तो अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, सबसे पहले लिखते हैं, प्रकृति इसकी होगी वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। और क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा या छोटा,
वस्तु से बड़ा या छोटा, वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, यह कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। और इसकी स्थिति की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, इसकी स्थिति की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति कहाँ पर होगी, स्थिति होगी C एंड F के बीच में, C व F के बीच में, C व F के बीच में। तो यानी C और F का मतलब आप समझ रहे होंगे, C मतलब वक्रता केंद्र और F मतलब फोकस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर लेकर आएंगे। कहां पर लेकर आएंगे, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर लेकर आएंगे। अब आपने देखा क्या कि वस्तु से किरण चली, अवतल दर्पण से परावर्तित हुई, फोकस के थ्रू आई। अब आगे फिर से यह किसके थ्रू जाएगी, फोकस के थ्रू गई, लेकिन फिर क्या हुई, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। ठीक है, दो कंडीशन आपको बताई गई थी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस के बिंदु से होकर आएगी, या हम कहें अगर फोकस से उसको ले जाएं तो कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस होगी। ठीक है, अब ये वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र से जाएगा नहीं आपका, ये क्या कहते हैं, आपकी जो किरण है वह वक्रता केंद्र से जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर खुद वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका फिगर कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो स्थिति कहां पर होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी आपकी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, केंद्र या जिसको हम कहें वक्रता केंद्र C पर। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, किसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा होगा, पहली बात तो सबसे पहला काम वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी क्या होगा, वस्तु के बराबर, किसके बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी जाए, यानी कब, जब अवतल दर्पण पर हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो क्या होगा, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगी, लेकिन किसकी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगी, लेकिन वह कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को C और F के बीच में लेकर आएंगे, C तक हमारा हो गया, अब C के अंदर लेकर आते हैं, यानी वस्तु की स्थिति को बार-बार क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, किस तरफ, दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, अब C और F के बीच में आया तो C और F वाली कंडीशन से क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गई, कहाँ से लौटी, फोकस से, फिर यहाँ से किरण गई, कहाँ से लौटी, F से गई किरण, और यह कहाँ से लौटेगी, यह लौटेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। अब इस कंडीशन में जो आपकी प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब है वह कैसा बन रहा है, वह उल्टा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से कैसा हो रहा है, बड़ा बन रहा है, और कैसा है, वास्तविक। तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, किसकी, इसकी अगर हम स्थिति की बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है कहाँ बन रहा है, अब देखिए यह वक्रता केंद्र से बाहर आ गया, प्रतिबिंब कहाँ गया, वस्तु वक्रता केंद्र के अंदर गई, लेकिन प्रतिबिंब क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, वक्रता केंद्र से बाहर आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे वक्रता केंद्र व किसके बीच, अनंत के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। ठीक है, लेकिन कहां पर बनेगा ये, मुख्य अक्ष पर, ये भी लिख देते हैं, मुख्य अक्ष पर। ठीक है, अब वस्तु की अगर हम प्रकृति की बात करें, किसकी, वस्तु की प्रकृति की, तो वस्तु की प्रकृति क्या होगी, वस्तु कैसी है, सबसे पहली चीज वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक की बात कैसी है, उल्टा, लेकिन अब कैसा हो रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, वास्तविक उल्टा था वस्तु से बड़ा, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, ये आपने देखा क्या, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने रखा। अब आगे क्या हो रहा है, आगे कहाँ गई वस्तु, आगे पहुंच गई अब F पर, या लिख देते हैं सीधे, क्या हो रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर क्या है, आपकी वस्तु है, क्या है, मुख्य फोकस पर वस्तु है। तो मुख्य फोकस पर जब वस्तु होगी तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, इस कंडीशन में
आपकी ये देखिए एक किरण जा रही है कहाँ से, वक्रता केंद्र से, उसी माध्यम से क्या होगी वापस आएगी। अब दूसरी किरण क्या हो रही है, दूसरी किरण समानांतर गई, फोकस से होकर वापस लौट रही है, ठीक है। अब इस किरण में, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका प्रतिबिंब है यह कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब आपका आगे जाकर अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगी, इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, यह बनेगा अनंत पर, अनंत पर, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें, किसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो यह बनेगा कैसा, अभी भी यह वास्तविक, ठीक है, उल्टा तथा कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कहाँ पर, अब हमने वस्तु को रख दिया दर्पण के फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में, वस्तु को दर्पण के फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में लिख देते हैं। कहाँ पर, फोकस व ध्रुव, फोकस व ध्रुव के बीच रख दिया, ठीक है। कहाँ पर रख दिया, फोकस व ध्रुव के बीच, ठीक है। अब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अब देखें प्रतिबिंब कैसा हो गया, सीधा हो गया। अब सीधा हो गया मतलब कैसा है, जरूर होगा आभासी। क्या होगा यह प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, आभासी होगा, क्योंकि ये सीधा हो चुका है। अब दो चीजें हमेशा एक साथ चलेंगे, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, या उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक। और अगर सीधा है तो कैसा होगा, आभासी होगा, या आभासी है तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। आप देख लेते हैं इसकी स्थिति कहाँ पर है, किसकी, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रही, दर्पण के पीछे, दर्पण के लिख सकते हैं क्या, पीछे। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकृति कैसी है, आभासी तथा सीधा। कैसी है, आभासी तथा कैसा है, सीधा है। और कैसा है, आभासी सीधा है लेकिन कैसा हो गया, वस्तु से बड़ा। क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। तो ये तथा क्या, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार बने हमारे, और किन किन स्थितियों पर हमने वस्तु को रखा। पहली स्थिति कब, जब हमने अनंत पर रखा। दूसरी स्थिति कब, जब हमने क्या, अनंत तथा वक्रता केंद्र पर, केंद्र के बीच कहाँ पर रखा, मुख्य आपके अक्ष पर। और उसके बाद क्या स्थिति आई, वक्रता केंद्र सी पर रखा, फिर सी और एफ के बीच रखा, फिर एफ तथा पी के बीच रखा। इस तरह हर एक कंडीशन पर हमने प्रतिबिंब को रखकर देखा कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। शुरू में क्या हुआ, शुरू में वस्तु हमारी एकदम बिंदु के समान बनी, कहाँ, मुख्य फोकस पर, जब हमने अनंत पर रखा था। उसके बाद जब थोड़ा सा हम उसको मुख्य अक्ष पर लेकर आए, वक्रता केंद्र से बाहर लेकर आए, तो वस्तु की प्रकृति कैसी हो गई। अब देखिए प्रकृति क्या हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है। बदल किस वजह, पॉजिटिव वे में, यानी क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। जब हम वहां पर लाए वक्रता केंद्र के बाहरी अक्ष, तो वहां पर क्या हो रहा था, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सी और एफ के बीच में है, ये देखिए ये अनंत पर हो गया, ये वक्रता केंद्र के बाहर है। अब देखिए वक्रता केंद्र के बाहर क्या हुआ, वास्तविक उल्टा था, छोटा। पहले बिंदु के समान था, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हुआ। अब देखिए वस्तु के बराबर हो गया, कब, जब वक्रता केंद्र पर लाए। अब वक्रता केंद्र से अंदर लेकर गए तो वस्तु की, सॉरी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, वो बड़ा होता गया। अब क्या हो रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और क्या हो रहा है, अब देखिए जब हमने इसको F पर लाया, ठीक है, तो F पर लाने के बाद क्या हुआ, अब ये अनंत पर बन रहा है, लेकिन क्या, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। अब क्या बन रहा है, अब देखिए हम इसको F तथा P के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच ले गए, तो क्या हो रहा है, वस्तु की स्थिति दर्पण के पीछे आभासी तथा बड़ा हो गया है। ठीक है, अब आगे बात करें हम किसकी, यूज ऑफ कनकेव मिरर्स, या कह सकते हैं इसको अवतल दर्पण के उपयोग। क्या लिख सकते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग किसमें करते हैं, शेविंग और मेकअप मिरर्स, यानी जो दाढ़ी बनाने के हमारे दर्पण होते हैं उसमें क्या होता है, यही आपका
कनकेव मिरर्स होता है, या कह सकते हैं इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण होता है। आगे गाड़ी की जो हेडलाइट है, गाड़ी की आगे वाली लाइट जो हेडलाइट होती है उसमें क्या होता है, यही आपका कनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, ये मेकअप की जो मेकअप के लिए जो दर्पण होता है उसमें भी क्या होता है आपका यही अवतल दर्पण होता है। और जो दांत वगैरह देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह प्रयोग करते हैं उसमें भी क्या होता है आपका यही अवतल दर्पण। टॉर्च देख रहे हैं, टॉर्च में भी क्या होगा अवतल दर्पण। ये आपकी क्या है, ये सोलर भट्ठी है या कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है आपके अवतल दर्पण का प्रयोग हो रहा है। अवतल दर्पण क्या करता है, यह किरणों को फैलाता है, ठीक है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यानी ज़्यादा स्पेस में क्या करता है देखने में मदद करता है, यानी छोटे से भाग को बड़ा कर दिखा सकता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास कार क्या होगी, इसमें जब एक बल्ब जलता है प्रकाश फैल के आता है तो सामने हम क्या करते हैं अधिक दूरी तक देख पाते हैं। आगे भी इसमें यही होता है, ठीक है, ये सेविंग जो आपके मिरर है उसमें अवतल दर्पण उसका प्रयोग होता है, तो उससे क्या होता है हम चीज़ों को बड़ा करके देख पाते हैं। चलिए आगे समझते हैं कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो जब सबसे पहले हम कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। क्या होता है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर, वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में, अनंत पर। किरण गई, क्या हुई, टकराकर वापस हो गई। अब ये तो है अवतल दर्पण, इसका फोकस वगैरह और सेंटर वगैरह सब कहाँ है, उस तरफ है, यानी हमारे क्या कह सकते हैं इधर से दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ हुआ। अब यहाँ पर लेकिन क्या करेंगे हम इसको आगे बढ़ा हुआ मानते हैं या बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन जब हम अनंत पर रखते हैं तो ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है। चलिए इसमें भी लिख लेते हैं, स्थिति लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। क्या है हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति लिख रहे हैं हम, ये है हमारा क्या, फोकस पर बना, कहाँ बना, फोकस पर, ठीक है। अब फोकस बन रहा है यानी कैसा है, अब इसकी प्रकृति की बात कर लें तो प्रकृति कैसी है इसकी, बिंदु के समान है, ठीक है, कैसी है, बिंदु के समान है, बिंदु के समान। चलिए ये हो गया उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। आगे चलते हैं, हमने अनंत पर देखा कैसा बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, लेकिन कैसा है, बिंदु के समान है। अब आगे देखिए, ये हमने एक साथ क्या करी है, पांचों स्थितियों को ले लिया है। जब ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, बियॉन्ड सी, यानी क्या किया, वक्रता केंद्र के परे ले लिया। तो वक्रता केंद्र के परे लेने पर भी क्या हो रहा है हमारा, जब भी आप देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अब हमने क्या किया, सी और एफ के बीच में ले लिया, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में ले लिया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमेशा प्रतिबिंब यहीं बनेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच। अब हमने दर्पण के ध्रुव तथा यहाँ पर आते हैं, सी पर आते हैं, ठीक है, सी पर भी लिया तो हमने क्या किया, तब भी, यानी अगर आप हर कंडीशन की बात करें उत्तल दर्पण में, खाली अनंत को छोड़कर, अनंत पर जब होगा वस्तु, ठीक है, तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा और बिंदु के समान बनेगा। बाकी सभी कंडीशंस में क्या होते हैं आपके, जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, वह आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा हमेशा। कैसा, तो हम अगर एक साथ सबका कंक्लूजन अगर एक साथ निकालें तो इसमें क्या होगा, प्रकृति लिख लें, क्या पर, प्रकृति। अब इसमें क्या करें, सभी स्थितियों को लेते हैं हम, किसमें, सभी स्थितियों में, सभी स्थितियों में, किसके सिवाय, अनंत को छोड़कर सभी स्थितियों में, ठीक है। अगर हम सभी स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी आपकी आभासी, क्या होगा, आभासी, और क्या होगा, दूसरी चीज सीधा बनेगा, क्या होगा, आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। और कैसा होगा, वस्तु से छोटा, कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। और इसकी स्थिति को भी समझ लेते हैं, किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति को। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी क्या होगी, हमेशा फोकस, ठीक है, लिख लेते हैं, फोकस व ध्रुव के बीच, कहाँ पर बनेगी, फोकस व ध्रुव के बीच, ठीक है, फोकस व ध्रुव के बीच हमेशा। उत्तल दर्पण की हम बात करें, जब हम अनंत पर रखेंगे तो वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, लेकिन कैसी, बिंदु के समान होगी उसकी प्रकृति। लेकिन जब हम बाकी सारी स्थितियों में रखेंगे उत्तल दर्पण में तो वो कैसी होगी, उसकी प्रकृति होगी आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटी, और उसकी स्थिति हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी। अब आपने देखा कि दर्पण क्या कर रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, यानी जैसे ऐसी सभी जगह जहां पर वस्तु से छोटे प्रतिबिंब की आवश्यकता होगी वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्तल दर्पण की। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी। देखिए
रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। आपने देखा होगा गाड़ी में जहाँ चालक बैठता है उसके सामने एक शीशा लगा होता है। वह शीशा क्यों होता है, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है जो पीछे के सारे गाड़ियाँ वगैरह आती हैं उनको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसमें उसको दिखाई देता है क्या। अब देखेंगे आप पीछे सड़क कितनी बड़ी है, लेकिन उसके प्रतिबिंब को कैसा छोटा बना दे रहा है। छोटा बनाकर क्या कर रहा है, पीछे की अधिक चीज़ों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका उपयोग हम करते हैं गाड़ियों के रियर व्यू मिरर यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए। अब सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स, ठीक है। सॉफ्ट सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी मिरर्स आपने इसको ऐसा देखा होगा, ट्रैफिक वगैरह भी लगा होता है जिसको ट्रैफिक मिरर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बहुत सारे बड़े आकार की वस्तु का प्रतिबिंब कैसा छोटे आकार में करके दिखाता है, यानी एक साथ क्या अधिक वस्तुओं का प्रतिबिंब हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सिक्योरिटी मिरर्स कहा जाता है कि जैसे कहीं शॉप वगैरह उसके मुख्य गेट पर इसको लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, जो भी लोग प्रवेश करते हैं या जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं उनको आसानी से इसमें देखा जा सकता है। आगे ये क्या है, रेंज ऑफ कन्वेक्स मिरर, वाइड रेंज ऑफ स्मॉल, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर हो गया। अब देखिए साइड व्यू मिरर, गाड़ियों में आपने देखा होगा जो दाहिने और बाईं साइड जो बाहर आपका मिरर लगा होता है उसमें भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कर होगा, आपके गाड़ियों के पश्च दृश्य देखने के लिए, और साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें भी क्या होता है, या दर्पण, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी ऐसी सभी वस्तुएं जहाँ पर क्या बड़े दृश्य को छोटा करके देखने की जरूरत होगी वहाँ पर उत्तल दर्पण, जहाँ पर छोटे दृश्य को बड़ा कर देखने की जरूरत होगी वहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। अब बात आती है क्या, एक फॉर्मूला है, ठीक है, हयाम जिसको हम कहते हैं दर्पण का, गोली दर्पण का फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र, किसका, गोली दर्पण का सूत्र है ये आप पढ़ रहे हैं। इसमें है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है आपका, f है आपका फोकस, f क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है फोकस दूरी है, ठीक है। और ये क्या है आपका u, क्या है u है यहाँ पर वस्तु की दूरी, क्या है u है वस्तु की दूरी, u क्या है आपकी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, इसी के थ्रू हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या इसका उपयोग करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें और एक आता है क्या, आवर्धन क्षमता का सूत्र, किसका, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता जिसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है h अपॉन कह सकते हैं एच डैश, या जो भी हम इसको मान लें। इसमें h की क्या है, h है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई, और नीचे वाला क्या है, यह है आपका वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई। यानी अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ले लेते हैं तो जो वैल्यू हमारी आएगी वही क्या होगी, हमारी आवर्धन क्षमता। और इसको हम एक और फॉर्मूले में लिखते हैं v/u, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी कह सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, और क्या है, और u है आपकी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को अगर हम ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमारा आवर्धन क्षमता। कुल मिला के अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई दिया है तो आप वहाँ से भी आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, अगर आपको ये दिया है तो आप यहाँ से भी आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए दोनों में से एक एक चीज़ दिया है, तब कैसे निकालेंगे, तब भी आप निकाल सकते हैं। इन दोनों को बराबर दिखा दीजिए, h/i डैश इक्वल टू -v/u, दोनों को कंपेयर करके तीन वैल्यू जो है, एक की वैल्यू तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू या h डैश की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण के बाद अब बात आती है किसकी, अपवर्तन की। अपवर्तन किस में होगा, लेंसों में होगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये आपका परावर्तन था, परावर्तन खत्म हो चुका है। देखेंगे अगर हम कोशिश करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स लगाने की, अगर न्यूमेरिकल्स लगा पाते हैं तो ठीक है, समय मिलता है तो, नहीं तो फिर हम, क्योंकि हमको रिवीजन करना है तो हमको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अगर हमें मौका मिलता है तो हम न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। वैसे पूरी कोशिश रहेगी इसकी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराने की। तो ये फार्मूला आप समझे रहे, क्योंकि इन्हीं का मुख्य उपयोग होता है। देखिए पेपर में क्या आता है, न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं,
न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर तो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका फार्मूला है इसके ऊपर जरूर पूछे जाते हैं, चाहे उससे आप आवर्धन क्षमता पूछ ले। और मुख्यतः क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, फोकस दूरी, कुछ भी देकर आपसे एक वैल्यू पूछ लेगा। अभी इसमें क्या बाकी है, आपकी चिन्ह प्रपाटी बाकी है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए अब ये है आपका दर्पण, ठीक है, या ये ले लेते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार का है। ये है आपका अवतल दर्पण और ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। अब इस कंडीशन में इसमें देखा आपने क्या था, यहाँ पर आपका फोकस हो गया, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर फोकस हुआ और यहाँ पर वक्रता केंद्र हुआ। अब देखिए, और दो कंडीशन थी इमेज की, प्रतिबिंब की, एक प्रतिबिंब नीचे बनता था, एक प्रतिबिंब ऊपर बनता था। नीचे वाले को वास्तविक कहते थे, ऊपर वाले को आभासी कहते थे। आपने कार्तीय तल या कार्तीय निर्देशांक पढ़ा होगा, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक पढ़ा होगा। इसमें आप जानते हैं क्या, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्लस एक्सिस होती है, यहाँ पर प्लस वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस होती है, यहाँ पर माइनस एक्स होता है। यानी अब यहाँ पर वही चिन्ह प्रपाटी हम फॉलो करते हैं। अगर हम इसको एक पूरा कार्तीय तल मान लें तो जब बात आभासी की आएगी, ठीक है, या जो वैल्यू यहाँ होगी वो कैसी होगी, माइनस, या आभासी कैसी होगी, हमेशा जो भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसको हम माइनस के रूप में लेंगे। अगर वही प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक बने, तो उसको हम कैसा लेंगे, प्लस, कैसा लेंगे, प्लस, ठीक है, सॉरी, आभासी को हम कैसा लेंगे, यहाँ पर प्लस होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका माइनस होता है, ये आपका माइनस होता है, कैसा होता है, ये माइनस होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इधर माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है कार्तीय निर्देशांक में। तो अब यहाँ पर अवतल दर्पण की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, सॉरी, फोकस दूरी को हम कैसा लेंगे, फोकस दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो वहां पर फोकस दूरी प्लस होगी हमेशा, क्योंकि ये दाहिने साइड है। एक हम कार्तीय इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस जो कंडीशन में क्या होगा, ये प्लस में होगा। हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर प्लस होती है, इधर माइनस होती है। अब वही अगर इसकी बात करें, अब अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में कभी कभी क्या होता है, एक बार आपका चित्र कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बाकी स्थितियों में किधर बनता है, बाएं साइड बनता है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की दूरी को हम नापेंगे तो वो हमेशा कैसी होगी, माइनस v होगी, ठीक है। और वस्तु भी हमेशा क्या होगी, वस्तु भी माइनस u के रूप में होगी, ठीक है, वस्तु कैसी होगी, माइनस u के रूप में। ऐसे ही इसमें भी होगा। कुल मिला के आप कार्तीय निर्देशांक पढ़े हैं, उसी के हिसाब से चिन्ह प्रपाटियों को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे तब तक, ठीक है। अभी फिलहाल आप कार्तीय निर्देशांक, कुल मिला कार्तीय निर्देशांक पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।